हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा यह वीडियो है कि क्या ऐसा रीजन था कि क्या ऐसा हुआ था कि वो लोग का जो नीति था ब्रिटिशों का वह बदलता गया समय के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुरुआत चीज कि क्या उन लोगों ने हम लोगों पर थोपा, क्या हम लोगों के साथ किया, सबसे इस पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो ब्रिटिशों का सबसे पहला देखिए जो काम था वो था कि हम लोगों से ये पैसा लेना, अधिक पैसा लेना, क्या अधिक से अधिक यहाँ से आर्थिक लाभ कमाना, मतलब पैसा कमाना यहाँ के थ्रू जैसे भी करके। ठीक है। अगर आप कहीं की भी जाते हैं और वहां से आपको बस आपका टारगेट एक रहता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, तो आप हर एक चीज में हस्तक्षेप करते हैं, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, जहां भी आपको होता है, क्योंकि आपका मेन मकसद है लाभ कमाना आर्थिक रूप से। ठीक है। अब इसमें देखिए कि हम लोगों के यहाँ आगे भारत में आगे आकर वो लोग आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो लोग हम लोग के क्षेत्र पर आए तो हम लोगों पर जो उन्होंने किया, ठीक है, हम लोगों के लिए जो वो क्षेत्र बनाए, हम लोग को जो क्षेत्र बनाए तो हम उसे बोलेंगे उपनिवेश। हम लोग बनाए, क्या बनाए? उपनिवेश। उपनिवेश। ठीक है। हम लोगों को क्या बनाए? उपनिवेश। अब कौन बनाया? ब्रिटिशों ने बनाया, मतलब कि ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन बोल लीजिए, इंग्लैंड। ठीक है। तो ये देखिए, ये हम लोग का क्या है? भारत। क्या हुआ? उपनिवेश। लेकिन ये क्या हो गया? मातृदेश। क्या हो गया? ब्रिटेन, इंग्लैंड मातृदेश हो गया, मातृदेश हो गया। तो मतलब कि अगर कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र या कुछ भी कह लीजिए, रजवाड़ों के हिसाब से उन लोगों का क्षेत्र होता था, तो अगर किसी दूसरी जगह या देश या क्षेत्र पर जाकर वहां कब्जा कर कर या किसी भी तरीके से वहां से वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां के प्रशासनिक ये सब चीजों से, आर्थिक और सामाजिक इस सब चीजों पर वो लोग अपना थोप जमा कर, ठीक है, और उससे अपना आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। वहां का मतलब शोषण कर कर, ठीक है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। तो उस क्षेत्र को, उस देश को हम बोलेंगे उपनिवेश, और जो कर रहा है ऐसा उसे बोलेंगे मातृदेश। ठीक है। यहाँ समझ में आया? तो ऐसे यहाँ से ही हमारा निकल के आया उपनिवेशवाद। ठीक है। अब उपनिवेशवाद में उन लोगों का अलग अलग चरण आया। ठीक है। अलग अलग मतलब कि टाइम के साथ वो लोग अपना नीति और बदलते गए। ठीक है। तो सबसे पहला उन लोगों का काम क्या था कि यहाँ से माल ले जाकर अपने यहाँ बेचना। ठीक है। मतलब कि वस्तु का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्ट, ये सब करना। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वाला काम लोग का था। तो वो लोग अधिक मात्रा में सोने चांदी लेकर आते थे। ठीक है। और यहाँ से वो लोग माल लेकर जाते थे, मसाले वसाले ये सब। तो क्या हुआ? इस चीज को हम क्या बोलेंगे? वाणिज्यिक। वाणिज्यिक काम कर रहे थे। क्या हुआ? वाणिज्यिक चरण। अब यह चरण कब से कब तक चलता है? 1757 से 1813 तक। ठीक है। अगले बार से वहां औद्योगिक क्षेत्र आ गए, मशीनरीकरण वहां का हो गया। ठीक है। मशीन फैक्ट्रियां बैठने लगी उन लोगों का वहां पर। तो क्या हुआ? उन लोगों का नीति बदल गया। अब नीति बदल गया तो अलग अलग तरीके और नए नीति वो लोग बनाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब यहाँ से मैं यहाँ 1813 से 1853 के बीच में पढ़ाऊँ, मतलब कि वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो लोग क्या किया, मार्केट का डेवलप करना शुरू कर दिए थे इंडिया में, कि यहाँ जो मशीनरी इन लोग का हो गया है तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में लाकर बेचना। ठीक है। यहाँ पर 1813 से 1853 तक। और वित्तीय चरण, ठीक है, जब वहाँ मशीनीकरण का ये सब हो गया, उन लोगों के पास ढेर सारे पैसे आने लगे, मार्केट बन गया, सब पैसा इकट्ठा हो गया, तो पैसा हुआ। अब पैसे से पैसा कमाना। ठीक है। तो ये सब बैंकिंग वैंकिंग का काम शुरू हो गया कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाए। तो वो लोग क्या करने लगे कि इंडिया को अब ऐसा बनाना कि यहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, जो यहाँ के ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो पूंजीपति थे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अब तो हो चुका था उन लोगों पर ढेर सारा पैसा। ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसमें अब लोग देखेंगे कि यहाँ पर वही ट्रेन व्रेन वाला होने लगा था। हालांकि लोगों को माल माल का ही ले आने जाने के लिए बनाए थे वो लोग शुरू में ट्रेन।
ठीक है। तो समय जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप समझते रहिएगा, बस ये सब पीरियड याद रखिएगा, मैं उस वीडियो में बता भी दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाणिज्यिक वाला। ठीक है, अब वाणिज्यिक चरण में देखिए क्या हुआ, उन लोगों को सबसे क्या था, अधिक से अधिकतम राजस्व का संग्रह करना और एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेश करना। ठीक है, अब ये देखिए उन लोगों का काम अधिक राजस्व संग्रह करना और भारतीय व्यापार में निवेश करना। कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोग जो वहाँ कंपनी के डायरेक्टर से वो चाहते थे कि यहाँ से अधिक धन ना जाए। ठीक है, इंग्लैंड से धन यहाँ पर भारत में ना आए और उन लोग का काम भी होता रहे। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को देखते हुए वो लोग क्या करने लगे, उन लोगों को क्या हुआ कि भाई हम लोगों को दीवानी राजस्व इस सब में यहाँ के ही पैसों से यहाँ पर सामान खरीदें और वहाँ लेकर चले जाएं, ऐसा उन लोग को दिमाग में आया, ऐसा वो नीति बनाए। सबसे पहले उन लोग क्या, वो प्लास्टिक का युद्ध हुआ, धीरे धीरे वो बंगाल के राजनीति में इन्वॉल्व होने लगे, गद्दी ठीक है रजवाड़ों में इन्वॉल्व होने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध होते ही उन लोगों ने जो शाह आलम द्वितीय थे उनसे क्या हुआ, मुगल सम्राट थे, उन लोग उनसे क्या हुआ, ये लोग बंगाल उड़ीसा और अवध का ये लोग ले लिए, दीवानी ले लिए। वहाँ से ये लोग अधिक से अधिक राजस्व वसूली करना शुरू कर दिए बक्सर के युद्ध से। ठीक है, इलाहाबाद की संधि सब अब हमने वीडियो बनाया था, देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ से कर दिए। ये लोगों को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति होने लगा, दीवान प्राप्ति हो गया। तो ठीक है, और वहां से ही अपना क्लाइव का द्वैध शासन भी शुरू हो गया था बंगाल में। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लोग कम से कम एक चौथाई केवल जो दीवानी से राजस्व वसूली करते थे, एक चौथाई भाग उसका यहाँ लगा देते थे, या और ज्यादा जरूरत थी वहां लगा देते थे, और सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाता था, इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शुरू हो गया था धीरे धीरे निष्कासित, क्या मतलब कि निर्कासन, धन का निर्कासन शुरू हो गया था, कि इंग्लैंड जाना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ भी समझ, यहाँ से याद रखिएगा ये सब। उसके बाद देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग अपना बढ़ाने लगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम यही हो रहा था कि जब ये क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था उस टाइम में, तो उसने क्या किया कि जो ठेके पर देने लग गया राजस्व को वसूल करने के लिए। ठीक है, वसूली करने के लिए ठेके पर देने लगा था, तो क्या हुआ कि आप ठेके पर ले लीजिए, अब हमको इतना पैसा दीजिएगा, आप चाहे किसानों से जितना मन करे उतना पैसा वसूलिए। ऐसे में क्या होता था कि जो ठेकेदार जमींदार होता था वो बहुत ज़्यादा पैसा वसूली करता था। ऐसे धीरे धीरे होते होते क्या हो गया कि वो लोग कर नहीं पाए, भू राजस्व दे नहीं पाते थे। ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, हस्तशिल्प उद्योग में आ गए। ठीक है, कच्चा माल लेते थे, बनाते थे और फिर कंपनी को बेचते रहते थे। ये सब में हो गया जो वहाँ किसान थे और लोग थे, लघु कुटीर उद्योग में आ गए, क्योंकि हम बनाएंगे और बेचेंगे, वहाँ पर कंपनी ले जाएगी, ऐसा होने लगा। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करते करते 1770 में अकाल वहां पर पड़ गया। अकाल पड़ने का एक रीजन और था, जो लोग राजस्व नहीं दे पाए और जमीन अपना खो दिए, फिर बाद में वो लोग हस्तशिल्प उद्योग पर आ गए। फिर यहाँ से क्या हुआ कि वो लोगों ने अधिक फिर क्या किए कि और पैसा, उनको इच्छा हुई कमाने की, लाभ प्राप्त करने की, तो लोग क्या किए, जो कच्चे माल लेते थे हस्तशिल्प कुटीर उद्योग वाले, उनको महंगे में देने लगे, ज़्यादा मूल्य लगाने लगे। और क्या हुआ कि जब वो लोग प्रोडक्ट तैयार कर लेते थे, तो उसका प्रोडक्ट जो बनाते थे हस्त कुटीर उद्योग वाले, उनसे वो सस्ता में खरीदने लगे ये लोग, और हो गए। फिर वो कृषि मजदूर बन गए। ठीक है, कृषि मजदूर बन गए वो लोग। ऐसे में क्या हुआ कि ज़्यादा कुछ ये लोग कृषि में लगाए पैसा नहीं, कि वो तो देखे नहीं, बस लाभ कमाते रहे। तो 1770 में क्या हो गया कि वहाँ पर अकाल पड़ गया था, एक तिहाई जनसंख्या वहाँ की मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है, फिर ऐसे ही आते ही फिर आ गया वेलेजली आ गया। ठीक है, वेलेजली जब आया तो उसने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, वो समाप्त कर दिया था, क्या नाम है कि द्वैध शासन समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद पूरा बंगाल को अपने हाथों में ले लिया, चलाने लगा। ठीक है, अब वो सब खता दिया। अब वो अपने बंगाल को देखते हुए वेलेजली ने क्या किया, घेरे की नीति अपनाया, जो कि हमारा राजनीति में आता है। राजनीतिक नीति में घेरे की नीति कैसे तैयार किया था वेलेजली ने, ये तैयार किया उसने। घेरे की नीति में क्या रहता था उसने कि शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरना। ठीक है, शत्रुय राज्यों को मित्र राज्यों से घेरना, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक क्या हो गया कि देखिए मराठा इस टाइम में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, और
उस चाहते नहीं थे कि बंगाल वाले, मतलब कि ये ब्रिटिश चाहते नहीं थे कि हम डायरेक्ट मराठों से लड़ें, ठीक है, कि हमारा कुछ भी हानि हो, हमारा जान माल का जाए, ये सब कोई धन की उसमें नहीं चाहते थे। इसने बीच में ला दिया अवध को, ठीक है, अवध को ला दिए। और देखिए बीच में अवध को ला दिए, एक प्रकार का क्या हो गया, मध्य राज्य हो गया, बफर बोलते हैं इसे ना, बफर स्टेट बना दिए। ऐसे ही मैसूर भी ताकतवर था, हैदर अली टीपू सुल्तान, ठीक है, इसके बीच में उन्होंने क्या लिया, हैदराबाद के निजाम को ला दिए, हैदराबाद के निजाम को बीच में ला दिए, भैया आप इससे लड़िएगा या हम लड़ेंगे तो आप हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है, और हमारी सेना भी आपके पास ही रहेगी, ठीक है, मतलब कि आपके साथ ही रहेगी, हम साथ देंगे आपका। तो ऐसे ये मराठों के साथ युद्ध करते थे, तो बीच में अवध जो होता था, अवध के वहां पर लड़ते थे कि अवध के क्षेत्र में, हमारे एरिया में ना आए, हमारा खराब ना हो, मतलब तोड़फोड़ ना हो। ऐसे ही मैसूर के साथ ये लोग कैसा करते थे, किसी स्थान पर करें तो उसमें हैदराबाद भी और अवध ऐसे भी काम होता था इन लोगों का बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आते हैं प्रशासनिक नीति पर। प्रशासनिक नीति में क्या हुआ कि इन लोगों ने कुछ परिवर्तन किया। देखिए प्रशासनिक नीति में मैं आपको एक अलग से भी वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा ये आएगा, वारेन हेस्टिंग भी आएगा, और क्या नाम है कि ये क्या आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी हमारा आएगा इसमें, क्योंकि इन दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा किया हुआ था। वारेन हेस्टिंग इसमें सुधार किया हुआ था, राजनीतिक वाले प्रशासनिक में, और इसमें सुधार किया हुआ था। सामाजिक में उन लोगों को कुछ किए हुए नहीं थे, सांस्कृतिक में भी नीति में उन लोगों के वारेन हेस्टिंग ही था, ठीक है। अब देखिए हस्तशिल्प वाला मैंने आर्थिक क्षेत्र का बता दिया, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन कर दिया उन लोगों ने कैसे, ठीक है। और मुगल प्रशासनिक ढांचे के लोगों ने रहने दिया, प्रशासनिक नीति में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उसने सिविल सेवा, पुलिस, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त, जिम्मेदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये सब भी उसने काम किया, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे, इसका पूरा एक क्वेश्चन भी आता है उस पर, वो इम्पोर्टेंट है, उस पर पढ़ना जरूरी है। अब सामाजिक में इसने कुछ खास किया नहीं, जैसे है वैसे ही चलने दिया जाए। समाज में कोई प्रश्न करने का फायदा है नहीं, क्योंकि जनता भड़क जाएगी, उनका रहन सहन ऐसे कुछ करेंगे हम तो। सांस्कृतिक नीति में उसने देखिए क्या किया, प्राच्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया। देखिए इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम जो इन्होंने बंगाल बक्सर के युद्ध के बाद जो अपने द्वैध शासन लागू किया था, इसमें क्या हुआ था कि ये लोग बस हैंडल करते थे, मतलब कि सारा देख रहे हैं कि जो ये सब यही करते थे ब्रिटिश वाले। लेकिन जो अधिकारी गण थे वो कौन थे, वो बंगाल के ही थे, मतलब कि इंडियन ही थे, बंगाल के नहीं बोलेंगे हम, इंडियन ही अधिकारी थे, क्योंकि इंडियन कैसे बात वार्तालाप करना है, कैसे वसूलना है, ये सब वही जानते थे, ठीक है। डायरेक्ट जनता भड़के ना ब्रिटिशों के ऊपर, ऐसा कुछ करके। और क्या नाम, कि डायरेक्ट उसमें लिए नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इसने एक विलियम जोन्स थे, ठीक है, 1800 के आसपास, 1800 में या 1800 के आसपास विलियम जोन्स नामक वो एशियाटिक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाते हैं, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाते हैं। इसमें क्या रहता है, वह जो यहाँ के बंगाल में, ठीक है, रहन सहन संस्कृति जो है उसके बारे में वो पढ़ाते थे, बताते थे, ये सब उसमें होता था। विलियम जॉनसन उसका नाम था। लेकिन 1800 के एक में ही क्या कर दिए, वेलेजली ने तुरंत क्या कर दिया, एक फोर्ट विलियम नामक एक कॉलेज खोल दिया, ठीक है, फोर्ट विलियम नामक कॉलेज खोल दिया। उस फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या रहता था कि जो सिविल सेवक हैं, ठीक है, जो इंग्लैंड से आए हुए हैं अधिकारीगण, ठीक है, इंग्लैंड से आए हुए हैं, वो तो यहाँ के बारे में जानते नहीं थे, इंडिया के बारे में कैसे क्या करना है। तो वो लोग यहाँ के धर्म ये सब के बारे में, कैसे रहन सहन के बारे में सब लोग वहाँ पढ़ते थे। विलियम क्या था, सॉरी, कॉलेज में, फोर्ट विलियम वाले कॉलेज में वो लोग ऐसे पढ़ते थे। अब बाद में इसने जेंटूला, ठीक है, और एक लाए थे उन लोगों ने, एक और, मतलब कि एक बुक था, एक था
फोर्ट जेंटुला था, एक और था, मैं वीडियो में बताऊंगा उस पर। उसमें क्या था कि ये हिंदू और मुस्लिम का जो न्यायिक व्यवस्था था और कार्य करने जो सब कुछ था, वो दोनों को जोड़कर एक बनाए थे जेंटुला। ठीक है, उसमें ये पढ़ते थे कैसे क्या करना है। और बस यहाँ तक समाप्त होता है। अगले में मैं बताऊंगा इसके बीच में 1757 से 1813 के बीच में कौन कौन आया और क्या क्या किया। ठीक है, और इसमें सबसे घेरी की नीति तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, और इसमें से वारेन एक क्या था, एक हाँ, द्वैध शासन वाला, द्वैध शासन के भी उसमें मैंने बहुत सारे एक दो वीडियो में बताया था पिछले वाले में द्वैध शासन के बारे में। ठीक है, क्लाइव का ही था कि जैसे कि सब कुछ आपका ही रहेगा, नियम चलेगा ब्रिटिशों का, ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं। और कार्नवालिस का जो सुधार उधार थे, और वेलेस्ली का, वारेन हेस्टिंग का, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।